मैं मंच को नमन करती हूँ। आप सभी स्नेही जन को दुबई से अमृत बिसारिया का नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई पर विचार वाटिका के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत और सत्कार करती हूँ। आज की हमारी मेहमान आदरणीय रश्मि खुराना जी, जो इंग्लैंड से है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, विश्व में अपने साहित्य का परचम लहराने वाली माननीय का विचार वाटिका में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका आदरणीय। आपके बारे में कुछ पंक्तियां। डॉक्टर रश्मि खुराना हिंदी साहित्य की विदुषी लेखिका, कवित्री, संपादक है। अब भारतीय प्रसार सेवा आकाशवाणी से डिप्टी डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त है। आपने एमए हिंदी में किया और फिर पीएचडी की तथा मानद डी लिटिल की उपाधि से आपको नवाजा गया है। आकाशवाणी में 37 वर्षों की सेवा के दौरान साहित्यिक कार्यक्रमों के द्वारा रचना, प्रस्तुति, साक्षात्कार, रेडियो रूपक, रेडियो नाटक तथा कार्यशालाओं के माध्यम से साहित्य को जन जन तक पहुंचाया है। पिछले 50 वर्षों से आप साहित्यिक सृजन में सक्रिय हैं। अब तक आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू में 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विगत 10 वर्षों से आप लेस्टर यूके में निवास कर रही हैं और गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषी साहित्यिक समुदाय की सक्रिय सदस्य एवं प्रकाशन विभाग की अध्यक्ष भी हैं। जोरदार तालियों की जरूरत है यहाँ पे आपके लिए जी। बहुत भारत और आभार यूके में आदरणीय, बहुत आभार। भारत और यूके में अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए आप और आगे बढ़ते हुए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। बीच और में कुछ आगे बढ़ते व्यवधान आ गया था। हाँ, व्यवधान था थोड़ा सा जी हाँ जी, कुछ कहा आपने? हाँ, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया था, कुछ तकनीकी हाँ, मुझे लगता हाँ, है। एक सेकंड को जी हाँ एक जी सेकंड को था वो। जी जी। जी। तो तो चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति अमृत जी, मैं सबको नमस्कार करती हूँ, आपको बहुत आभार सहित। और आपने मेरे लिए जो इतने शब्द प्रयोग किए हैं, मैं शायद उनके योग्य नहीं हूँ। और मैं अभी अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ, क्योंकि श्रोता और दर्शक हैं, पाठक हैं, तो हम हैं। तो आपको बहुत बहुत नमन है और बहुत बहुत आभार मुझे समय देने के लिए, और श्रोताओं और दर्शकों का कि वो समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप जी। सभी श्रोताओं का मैं तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। और आपके प्रतिक्रिया को जानकर ही तो हमें समझ में आता है कि हम क्या हैं और क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भी। तो आइए, विचार वाटिका में व्यक्तित्व और साहित्य क्या एक दूसरे के पूरक हैं, या यूं कहें कि साहित्य से व्यक्तित्व प्रभावित होता है? इसके बारे में आपका क्या कहना है रश्मि खुराना जी? मैं समझती हूँ कि ये परस्पर बिल्कुल जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। और ये हम चाहे कुछ भी कहें कि मैं हूँ कुछ और लिखती हूँ कुछ और,
ऐसा नहीं हो सकता मेरे विचार में। कमोबेश यानी कम या ज़्यादा, लेकिन कहीं न कहीं हमारी झलक जो है, वो हमारे साहित्य में अवश्य ही आती है, हमारी रुचियों में आती है। हमारी रुचि कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, मैं अगर आपको 4 किताबें उठाकर दिखाऊँगी, तो आप वहीं से पहचान जाएँगे कि ये मेरी रुचि है और ये मेरी रुचि है, तो ये मेरा व्यक्तित्व है। तो वो व्यक्तित्व है हमारा, जो उसी के अनुसार जब हम लेखनी उठाते हैं, तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि अंडर कंपल्शन या कुछ और जो हम संदेश को विशेष देना चाहते हैं, उसकी ओर हम अपना झुकाव रखते हुए भी जो हम अंदर से हैं, मेरा ये मानना है, लेखक उससे परे नहीं जा सकता। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहती हूँ कि मैं एक थोड़ा-सा आजकल कुछ लोगों को लगता है कि ये तो अजीब बात है या ये विरोधाभास है कोई। लेकिन मैं आधुनिक भी जितनी हूँ, उतनी ही पारंपरिक भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नारी स्वतंत्रता और वुमेन लिबरेशन का अर्थ घर तोड़ना, ये हमने कब से सीख लिया। तो इसकी मैं पक्षधर नहीं हूँ। तो इसके साथ ही मैं ये भी नहीं चाहती कि जो नारी है, वो ज़ुल्म की शिकार होती रहे। तो नारी सशक्तिकरण मैं वास्तव में किसी नारेबाज़ी से नहीं, वास्तव में नारी के अंदर ही वो शक्ति डालना चाहती हूँ। जी, मैंने बिल्कुल। अपने सुरभि कहानी संग्रह मेरा 2015 में ये प्रकाशित किया मैंने, मेरा पहला कहानी संग्रह था। तो मैंने इसमें मेरी 13 कहानियाँ हैं और मैंने सोचा नहीं था लेकिन बाय चांस सभी उनके नारी पात्र ही हैं, जो केंद्र बिंदु में हैं। तो उसमें मैंने कहीं भी किसी भी स्त्री को उसकी दशा दिखाते हुए भी निरीह या कमज़ोर अवस्था में छोड़ा नहीं। मैंने उसके अंदर वो चेतना अवश्य ही जगाई है। लेकिन मैं ये कहती हूँ फिर भी कि उस चेतना वो कैसे जगाई चेतना कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक मेरी कहानी है इंतज़ार है शायद या कुछ ऐसा नाम है, भूल रही हूँ। तो उसमें एक कहानी की पात्र है, एक लड़की है, गाँव की लड़की है, जो संयोग से अपनी मैडम जी के संपर्क में आती है और फिर वो मैडम जी करती रहती है, शादी हो जाती है उसकी और घर में जैसे स्थितियाँ ऐसी होती हैं खराब, तो मार-पिटाई ये सब चलता है। तो वो एक दिन मैडम जी हाल पूछती है तो बताती है, वो पत्र के द्वारा मैडम को बता रही है कि मैडम जैसे आपने बताया था, मैंने अपने आप को उसी तरह से घर में आत्मसात किया। मैंने सब कुछ किया मैडम जी लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर मैडम जी आज वो कहती है जैसे थोड़ा-सा मैं आपको पोर्शन सुनाती हूँ, तो वैसे तो किताब भी है पर मैं आपको वैसे बताती हूँ। तो वो कहती है कि मैडम जी आज मेरा तलाक होने वाला है और कुछ ही पलों में अब जज साहब आ जाएँगे। वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मैं भी आ गई हूँ, तो निश्चित रूप से आज तलाक हो जाएगा। यानी कि आज मैं तो छूट जाऊँगी, लेकिन एक और बलविंदर वो नायिका का नाम है, एक और बलविंदर ये व्यक्ति फिर से ले आएगा और फिर उसके साथ वही मार-कुटाई करेगा और फिर वही एक बलविंदर का हश्र वही होगा जो अ, मेरा हुआ। लेकिन मैडम जी बात-बात में मैडम जी करती। मैडम जी, ये तो आपने नहीं सिखाया था ना हमें। आपने तो ये सिखाया था कि हर परिस्थिति के सामने डटकर खड़े होना है, तो मैं कहाँ हार गई? तो आज मैं फिर से सोच रही हूँ कि जो मैं आज हार रही हूँ, मैं एक दूसरी लड़की के लिए एक राह तैयार कर रही हूँ कि आजा तू भी इस पे चलती हुई तैरती इस कुएँ में आकर गिर जा। तो मैडम जी, मैंने अब अचानक ही अपना विचार बदल लिया है। मैं अब इस व्यक्ति को तलाक नहीं देने वाली और मैडम जी मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं उसे तलाक नहीं दूँगी। लेकिन आज के बाद मैं आपको बताऊँ मैडम जी, आपकी बलविंदर को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। अचानक ये जी, शक्ति कहाँ से आ गई मैं नहीं जानती। लेकिन आज के बाद इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं लौट रही हूँ मैडम जी, उसी घर में। आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरह वाह, से वाह! मैं अपने पात्रों को सशक्त करके मैं मुझे ऐसा लगता है कि हमें साहित्यकार का एक दायित्व होता है कि जी, वो जो लिखे
उससे पाठक को किसी संतरास की स्थिति में न छोड़ दे। माना कि बिल्कुल, आज बिल्कुल। बहुत तपती दोपहरी है और जलन है सड़कों पर, पाँवों में छाले हैं, मानती हूँ, न जाने मेरे में कितने हैं। लेकिन लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने दुखों का प्रोपेगेशन करें, नहीं। बिल्कुल, हमें ये जी। चाहिए कि हम मेरे दुख मेरे और मेरे सुख आप सबके। ये बहुत मेरा खूब, विचार है। बहुत, जी, बहुत खूब आदरणीय। बिल्कुल आपने सच कहा कि हम जो हैं, जो हम महसूस करते हैं हम वही लिखते हैं। तो साहित्य हमसे जुड़ा हुआ है और हम साहित्य से जुड़े हुए हैं। अब देखिए साहित्य में यदि स्त्री साहित्यकार है या पुरुष साहित्यकार है, तो उनके अपने व्यक्तित्व का असर होता है उस पे। इसी तरह से हम जो भी दृश्य देखते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि साहित्य व्यक्तित्व का पूरक है और व्यक्तित्व का असर साहित्य पे पड़ता है। करता है। बिल्कुल सही आदरणीय। बहुत बहुत आभार। अच्छा जवाब आपका रहा। जी, चलिए आदरणीय हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन रोमांचित हो जाता है। कम से कम मेरा तो बहुत हो जाता है और सभी का होता होगा। प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन रोमांचित हो जाता है। फिर एक कवि हृदय फिर एक कवि हृदय लिखने को तत्पर हो जाता है। क्या ये सच है? जी, बिल्कुल सच है। और जी, जी। ये प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो आकर्षण है, सच कहें तो मनुष्य तो उससे सीखता है, प्रकृति से रंग लेता है, प्रकृति से आकर्षण लेता है सारा, उसी के आकर्षण में ही बंधा घूमता है। तो यही बात आप प्राकृतिक दृश्यों की जो आपने की है ना, तो मुझे बहुत पसंद है। अमलतास अगर आपने नाम सुना होगा, तो मुझे नहीं जी, पता कि जी। आपके एरिया की तरफ वो होते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे पंजाब में बहुत होते हैं अमलतास। जी, जी, और होते हैं। जी, अमलतास। जी। और एक है पलाश, पलाश के फूल होते हैं, तो लाल रंग के पलाश होते हैं, उसी पर मैंने अपनी पुस्तक का नाम प्रीत पलाश रखा है। ये मेरी कविता का काव्य संग्रह है मेरा, प्रीत पलाश। तो मैं आपको अमलतास की बात बताती हूँ कि वो ये जून-जुलाई में मई, जून-जुलाई बस अभी वो फूल आने शुरू हो जाएँगे। तो हर पेड़ में पत्तियाँ तो हरे रंग की हैं, लेकिन फूल उसपे पीले लगते हैं और वो फूलों के गुच्छे ऐसे लटकते होते हैं, जैसे कि झूमर हों, जैसे छोटे-छोटे। गहने हों, जी, वंश छोटे-छोटे वंश जैसे। जी, पतले-पतले जी, पत्ते और उनके साथ जी। छोटी-छोटी ऐसे ना पतली-सी बालियाँ-सी होती हैं। तो मुझे हमेशा ही उन्होंने इतना, जब मैं पढ़ती थी तो भी सारे रास्ते वो भर जाते थे उससे, लगातार लगाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक को तोड़ूँ और अपने कान में ऐसे पहन लूँ उसको, यहाँ पहन लूँ, तो यहाँ अपनी माँग में रख लूँ, तो बहुत ऐसे मन में मेरे आता था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होके मैंने एक कविता लिखी, छोटी-सी है, आपको सुनाती हूँ। कबीरा कबीरा सब रग तंत्र रबाब तन बिरहा बजावे नित। कबीरा सब सब रग तंत्र रबाब तन बिरहा बजावे नित। और न को सुन सके जा साईं जा चित। क्या सुन रहे हो साईं? बाहर फूले हैं अमलतास, बाहर फूले हैं अमलतास, फिर भी क्यों है मन उदास? जी चाहता है सजाओ तुम अपने हाथों से एक-एक फूल, मेरे बालों पे, मेरे गालों पे, मेरी आँखों पे, मेरे हाथों पे, और चुपके से रख दो एक फूल मेरी माँग में। मैं गिरूँ तुम्हारे चरणों में और वहीं ढेर हो जाऊँ। वाह, तो वाह, वाह! ये प्रकृति का ही बहुत असर है। खूबसूरत पंक्तियाँ आदरणीय। जी, जी, ये बहुत प्रकृति खूबसूरत का ही पंक्तियाँ। असर है। जी, 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 आदरणीय। और हम कवि ही नहीं, प्रकृति तो एक ऐसी चीज है हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे जी, कोई भी व्यक्ति नदी के किनारे से जाता हो और नदी की कलकल ध्वनि जो है, चाहे मन में कितना दुख हो इंसान के, लेकिन उस कलकल ध्वनि से वो इतना आनंदित हो उठता है कि उसके मन की सारी संवेदनाएं प्रकृति के माध्यम से धुल जाती हैं। तो वाकई बिल्कुल। प्रकृति तो श्रेष्ठ
मैं प्रकृति को गुरु भी मानती हूँ, श्रेष्ठ गुरु है, बहुत कुछ सिखाती है और इतनी अच्छी तरह से आपने प्रकृति और हमारे व्यक्तित्व का समावेश किया, बहुत सुंदर तरीके से। और अब मैं आगे बढ़ते हुए आदरणीय, आपने देश और विदेश में काफ़ी भ्रमण किया है। भ्रमण से क्या किसी साहित्यिक यात्रा से हमारे भावों में अनेक दृश्य चित्रित होते हैं? क्या इससे साहित्य समृद्ध होता है आदरणीय? जी, बिल्कुल देखिए जो भ्रमण है ना, ये तो अपने आप में एक ज्ञान ही होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, जब भी आप भ्रमण के लिए कहीं जाते हैं। वो आपको बरबस ही बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ दिखा देता है। तो मेरा जैसे संयोग हुआ, जबकि कभी इरादा नहीं था कि मैं विदेश में आऊँगी और यहाँ बस जाऊँगी, ये तो कभी भी नहीं सोचा था। स्वप्न से भी परे की बात है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन जैसे भाग्य है, तो वो आपको लाकर कहाँ रख देता है। अब मैं तो उसे यही कहूँगी कि चलिए धन्यवाद ईश्वर, आपने जिस स्थिति में भी रखा, वही सौभाग्य है। तो उससे मैं यहाँ आई हूँ, तो इस उम्र में ख़ास तौर पे जब आप आते हैं, तो आप सजग आँखों से देखते हैं इधर-उधर और सजग आँखों से जब देखते हैं, तो उसमें आपको यहाँ के लोग पता लगते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे मैं यूके की बात कहूँ, मैं यहाँ आई हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ का अनुशासन बिल्कुल अलग तरीके का है। यहाँ का प्रेम भी अलग तरीके का है। हमारे जैसा प्रेम और जैसे हमारे हमें अपनी तरह ये कर्तव्यनिष्ठ भी हैं, अनुशासित भी हैं, इनमें देश प्रेम भी है, सच्चाई भी है, कर्मयोग भी है। ऐसा नहीं है कि हम भारतीयों में ही है, लेकिन हाँ, कहीं-कहीं हम भारतीय फिर भी अभी बहुत अलग हैं इन लोगों से। क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो वसुधैव कुटुम्बकम जैसे सूत्रों को बाँधा गया है, सूत्रों से हमें बाँधा गया है और भारतीय संस्कार उनके सुर थोड़े अलग हैं और ये ख़ास तौर पे जब आप दूसरी संस्कृति को देखते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सब कुछ है, लेकिन बस उतनी काम की बात करके सब अंदर, सब चुप, इससे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। एक छोटी-सी बात आपको बताती हूँ कि मैं एक बार डॉक्टर के यहाँ गई यहाँ पर कहीं, तो मैंने कहा कि उससे कोई बात अपनी तकलीफ़ की बात कर रही थी। तो मैंने कहा कि आपको मेरे चेहरे से पता लग रहा होगा कि मुझे ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा, "हम चेहरा नहीं देखा करते, हम चेहरा नहीं देखा करते।" जी, और मुझे एकदम जी, एक बात याद आई कि मेरा 79 में एक ऑपरेशन हुआ था हिंदुस्तान में जालंधर में। तो ऑपरेशन के 1 महीने बाद 1 महीने बाद मैं अपने बच्चों के साथ रिक्शा थी उन दिनों में, रिक्शा में जा रही थी। मेरे पास से वो डॉक्टर साहब सर्जन गुज़रे पास से और थोड़ी देर आगे जाकर मैंने उनको देखा लेकिन वो गुज़र गए तो ठीक है। वो आगे जाकर उन्होंने कार रोकी हुई थी और जब तक मेरी रिक्शा पहुँची, कार पहले ही वहाँ थी, डॉक्टर साहब निकल के खड़े हुए थे। नमस्कार किया मैंने, बोले, "मेरे पेशेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है?" इस बात ने मुझे तंग किया है। मैंने गाड़ी रोक दी है। आपको कोई तकलीफ है? क्योंकि मैं किसी ख़्याल में थी, किसी परेशानी में होंगी, तो मैंने मुस्कुराया नहीं, ना उनकी तरफ देखा ना वो परेशान हो गए इस बात से। जबकि क्या मैं उनसे रोज़ मिलती थी? नहीं, ये नहीं, हिंदुस्तान है और वो मैं वो बहुत आदर्श के साथ अब मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, वहीं की रोटी खाती हूँ, लेकिन ये फ़र्क है हम लोगों में। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में गूँथा जाता है कि सिर्फ़ जी, जी, बुज़ुर्ग को रोटी ना खिलाओ, मुस्कुरा के खिलाओ और बिल्कुल, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिल्कुल, होनी ही चाहिए। ये बिल्कुल, है हमारा बिल्कुल, फ़र्क। बिल्कुल। ये जी, जी, इसके बिल्कुल, लिए मैंने 1-2 पंक्तियाँ इस पे भी लिखी कि जी, जब से हुई परदेसन और भी देसी हो गई हूँ, पता नहीं क्यों? जब से हुई परदेसन और सच है ये, पहले शायद इतनी देसी नहीं थी, अब जब से हुई परदेसन बिल्कुल, और भी देसी हो गई हूँ, पता नहीं क्यों? केश कतर संवार लिए हैं मैंने भी, पर अब जूड़े की गरिमा मिस करती हूँ, पता नहीं क्यों? क्यों? यहाँ पर भी हैं मददगार भले मानस,
यहाँ पर भी है मददगार भले मानस, पर तरसती हैं आंखें किसी निरे बुद्धू पागल को, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी के इस देश में, यहाँ बहुत चलता है ना गुड मॉर्निंग, बात बात में गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, सॉरी, सॉरी। जी गुड जी। मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी के इस देश में, ओए ठहर तेरी तो को कान तरसते हैं, पता नहीं क्यों। इस तरह क्यों? से। पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। क्योंकि हम अपने देश को मिस करते हैं, इसलिए कान तरसते हैं वो सुनने को। अरे बिल्कुल सच है आदरणीय, कहते हैं ना कि हम हिंदी भाषी हैं, हम सपने भी हिंदी में देखते हैं, हम सोचते भी हिंदी में हैं, हम अपने माँ के प्यार का एहसास भी हिंदी में करते हैं। तो ये हाँ, डिफरेंस थोड़ा हमें लगता होगा। हाँ, गुड बिल्कुल। मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, ये सब हमें फर्क लगता होगा। और हिंदुस्तान में हम होते और यदि कोई गलती हुई है तो देख करके मुस्कुरा के सिर झुका लेते या यूं करके चले जाते, तो अब क्योंकि हाथ जोड़ के चले जाते। तो एक एहसास मन से नजर आता है। और तो दूसरी बात है कि अपनेपन का भाषा को भी एहसास। तरसते हैं, हाँ, अपनेपन का एहसास जी होता है। और जी। ऐसा नहीं अपनेपन है, का एहसास होता है। जी। जब कभी मैं यहाँ पर प्रकृति को भी देखती हूँ, तो प्रकृति तो यहाँ भी है ना? तो उसके लिए भी मैंने एक मेरी कविता है, बसंत पे है वो, तो लंबी कविता है, सारी नहीं, लेकिन एक उसका थोड़ा-सा हाँ, पैरा एक बताती हूँ। पैराग्राफ, एक जी, पैराग्राफ जी, सुनाइएगा आदरणीय। हाँ, जी नहीं, मैं थोड़ा ही सुनाऊँगी। अ, जी। वह लो फिर बसंत है छाई वाले, हाँ, उसमें से है। तो मैंने कहा बहारें यहाँ भी आती हैं, इंग्लैंड की बात कर रही हूँ। बहारें यहाँ भी आती हैं और बौरा उठते हैं, खिल उठते हैं फूल हर क्यारी-क्यारी। बौरा उठते हैं स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, चेरी। रंग, नस्ल, जाति का भेद किए बिना यहाँ भी कुदरत बस जी भर देना ही जानती है। क्योंकि यहाँ पर भी सब कुछ आता है। बसंत आती है, अपने तरीके से आती है, अपने समय के लिए। फिर भी न जाने क्यों मन में एक टीस सी उठती है, समय की रेत मुट्ठी से फिसली जाती है। संभालो माँ भारती हमें। इस तरह से मैंने कविता आगे की है, पर प्रकृति को देखकर भी बहुत याद आती है अपने देश की, अपने बसंत की, और जी जी। एक सेलिब्रेशन की। हालाँकि हम कहते हैं कि हम करते हैं, ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा। जी हमारे यहाँ बात-बात पे सेलिब्रेट करते हैं शायद। हमारे यहाँ त्योहार ही जी इतने हैं और हम उनके आदी जी हो जी चुके हैं, बस। और जी। ये है। तो विदेश भ्रमण में ये थोड़ा-सा जो तो जी, ये ये यही तो अच्छाई है विदेश भ्रमण में। जी, वाकई हम यदि कहीं भी भ्रमण करते हैं, हमारा साहित्यिक भ्रमण हो, सांस्कृतिक हो, कि कल्चरल हो, कैसा भी हो, हम एक दूसरे देश की चीजों को देखते हैं और समझते हैं। और हर एक देश अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति में ही पलता है और आगे बढ़ता है। और काफी एक दूसरे से हम मिलते हैं और इस तरह से हम एक दूसरे को जानते भी हैं, एक जी, दूसरे जगह की कल्चर और सभ्यता को पहचानते भी हैं। और हमारे मंच के उस पार से हमारे बहुत विशिष्ट विशिष्ट साहित्यकार जुड़े हुए हैं। आप सभी को मैं वंदन नमन करती हुई फिर अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय दीपा शर्मा जी जुड़ी हैं, मृदुला शर्मा जी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। प्रमिला अरोड़ा जी भी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है प्रिय रश्मि जी और डॉक्टर अमृत बिसारिया जी। आपका भी बहुत बहुत तन मन से स्वागत है आदरणीय। मृदुला शर्मा जी भी देख रही हैं, बिल्कुल सही कहा। घर को जोड़े भी रखना है और सशक्त भी रहना, बिल्कुल सही। एक सेंटेंस में पूरी सभ्यता का निर्माण कर दिया कि हमें घर को जोड़े भी रखना है और सशक्त भी रखना है। घर तोड़ के सशक्त हुए तो क्या हुए, और यदि घर जोड़ के नीचे गिर गए, अपने आप को मिटा दिया तो क्या हुआ। बहुत सही लिखा है आपने आदरणीय। और कोमपाल खुराना जी लिख रही हैं, ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय योर राइटिंग्स, थैंक यू थैंक यू। मंजू श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय। और इस तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स आते जा रहे हैं। प्रमिला अरोड़ा जी लिख रहे हैं, अति सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर रश्मि जी। और आप दोनों की अद्भुत तुलना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
चाहूंगी कि आप सभी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी तरह से हम सभी का हर्षोल्लास आगे बढ़ाते रहें। और आगे बढ़ते हुए हिंदी साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुवाद करके आपको कैसा महसूस होता है? देखिए जैसे ये अन्य भाषाओं में जो हिंदी का अनुवाद हो रहा है, तो इससे जी, आप क्या महसूस करती हैं? जी। मैंने स्वयं भी अनुवाद किए हैं। मैंने हिंदी से भी अनुवाद किया है। मैंने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के जी, प्रयोग का पंजाबी में अनुवाद किया है, सच दे तजर्बे, जी, जो 3 बार हमारे आकाशवाणी से प्रसारित भी हो चुका है। और उसके बाद अब मैंने उसकी किताब भी बनाई है, लेकिन क्षमा, मैं किताब दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि वो सब भारत में ही रह जाता है। जो 5, 10 पीस उठा के लाते हैं, यहाँ पर दरियादिल बन जाते हैं और बाँट देते हैं, तो अपने पास रहता नहीं है। और भी यों भी अपने पास रख के क्या करना है? उसका प्रचार-प्रसार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वो किसी को लाभ दे। जी, जी, तो पंजाबी रीडर कोई होता है तो वो कहते हैं, "भई मैं पंजाबी पढ़ सकदा" तो मैं कहा लीजिए पंजाबी लीजिए। तो पंजाबी की वो, और ये अनुवाद जो है ये जितना रोचक होता है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। क्योंकि बिल्कुल, ये बिल्कुल। और इसके अलावा मैंने पंजाबी से हिंदी में भी अनुवाद कार्य किया है। बचिंत कौर हैं पंजाबी की लेखिका, उनकी कहानी की पुस्तक है मुकलावे वाली रात, उसमें 13 कहानियाँ हैं। उनका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अलावा मैंने कुछ और पंजाबी नाटकों का भी किया है अनुवाद हिंदी में, और मैंने एक और उर्दू में इकराम राजस्थानी साहब के शेर, उनको मैंने अंग्रेज़ी में काव्य अनुवाद किया है, अंग्रेज़ी काव्य में ही किया है, लेकिन आज वो दिखा नहीं पाऊँगी, मेरे पास किताब नहीं है और कुछ याद भी नहीं है। तो लेकिन ये जो अनुवाद होता है, किसी भी साहित्य का, वो जैसे कि एक परकाया में प्रवेश होता है। आपके मैं हृदय में जब तक अंदर नहीं चली जाऊँगी, बैठ नहीं पाऊँगी, तो मैं समझ नहीं पाऊँगी कि आपने किस भावना से लिखा है। तो वो जो भावात्मक एक रिश्ता है, वो कायम करना बहुत ज़रूरी है, और जिसे बिल्कुल परकाया में प्रवेश होता है, इसीलिए कई लोग इसे अब काव्यानुनाद का नाम भी देने लगे हैं। क्योंकि वहाँ पहुँचकर ये ये नहीं है कि शब्द का मैंने ट्रांसलेट कर दिया। नहीं, पूरा पढ़कर और फिर सोचना 1 मिनट के लिए, ये मेरी प्रक्रिया यही रहती है कि उसको पढ़ा, फिर सोचा कि हाँ, क्या भाव है इसका? फिर उस भाव को, हो सकता है शब्द से शब्द का ट्रांसलेशन ना होता हो, लेकिन पूरा का पूरा भाव जो है, वो अनुवाद में आता है, और इसको मैं रोचक और ज्ञानवर्धक मानती हूँ। इसलिए कि हम जब दूसरी भाषा में जाते हैं या दूसरी भाषा को अपनी भाषा देते हैं, तो उसके शब्दों को समझते हैं, उसके अपने शब्दों के लिए, उसके लिए प्रॉपर एक, जिसे कहते हैं प्रॉपर एक, वो ख़ास विशेष एक ही जॉय भी है, हैप्पीनेस भी है ना? लेकिन उसमें कौन-सा वर्ड बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, हर का अलग समय पे अलग प्रयोग ठीक रहता है। तो ये सब करके बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ मुहावरों का प्रयोग होता है, तो उसका फिर चलती है प्रक्रिया कि हमारी भाषा में जिसमें मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ, इसमें जी, ऐसा मिलता-जुलता कौन-सा मुहावरा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक बात कहूँगी कि मुझे ये हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी अ अ अ, कभी इस भाषा जो है वो आड़े नहीं आई। शायद इसमें मेरे आकाशवाणी में काम करने का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, जी। आकाशवाणी में काम करते हुए मेरी चाहे एमए, पीएचडी हिंदी में है, और मेरी सिलेक्शन भी हिंदी रूपक कार्यक्रम अधिशासी के रूप में हुई। लेकिन आप वो जब वहाँ जाते हैं, आकाशवाणी के गेट में जब एंटर होते हैं, तो आप केवल एक जैसे श्रमिक की तरह हो जाते हैं कि अब आपको जो काम दिया जाएगा, आपको उसको तो आप एग्ज़ीक्यूट करना है। जी, और सच, आराम भी इसी में रहता है और सुखी भी वही व्यक्ति रहता है। और ग्रोथ भी उसकी होती है कि जो ये सोचता है कि जो मुझे काम दिया गया है, अब मैं उसे तन-मन से उसमें डूब के करूँगा। तो वो एक डूब के जो मैं काम करती रही, और विभिन्न भाषाओं में, कभी पंजाबी के शायद 6-7 प्रोग्राम पंजाबी के कर रहे हैं आप सुबह से शाम तक। अगर आपने 4 प्रसारण किए हैं, तो 1 हिंदी का है, 3 पंजाबी के हैं, 2 अंग्रेज़ी के हैं। तो ये अनुभव जो है,
वो आपको साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस देता है कि भई है। हाँ, आप ये कर सकते हैं और ईमानदारी से कर सकते हैं। हुँ। जी, जी, आदरणीय, बिल्कुल। और ये प्रक्रिया केवल शब्दांतरण नहीं है, बल्कि भाव, संस्कृत और संवेदनाओं का ब्रिज निर्माण करती है। क्योंकि हुँ। जब तक हम उसके अंदर नहीं घुसेंगे, हम समीक्षा क्या कर सकते हैं? हम उसका अनुवाद कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय, बहुत सुंदर आपका जवाब रहा आदरणीय। और अच्छा, एक बात मैं आपसे हुँ, कहूँगी जी, जी। डॉक्टर अमृत बिसारिया जी, मुझे आदरणीय मत कहिए क्योंकि शायद बहुत नहीं तो नहीं, थोड़ी-सी आदरणीय, मैं त्रुटि हो। मैं आदरणीय सभी को कहती हूँ आदरणीय, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हम सभी को रिस्पेक्ट दें। इसलिए मैं सभी को आदरणीय कहती हूँ, चाहे 25-30 साल के भी लोग होते हैं मंच पे या कवि या साहित्यकार है, तो मैं सबको आदरणीय कहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। बहुत लोग इसके मुझे लिए कह चुके हैं कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ या बहुत छोटा। हमने कहा आदरणीय, यहाँ पे आप एक कवि है, आप एक साहित्यकार है, इसलिए मेरे लिए आदरणीय है। तो जी, मैं जी, जी। इससे इससे मिलती-जुलती आपको एक बात सुनाती हूँ। क्षमा करें मैं आपका जी, जी, समय जी, बिल्कुल। लेती हूँ, लेकिन आज तो मेरा ही समय आपने मुझे दिया है। मैं जी, जब जी, कार्यक्रम अधिशासी थी तो हम मेरे साथ में दूसरे मेरे कलीग बैठा करते थे। तो जब जी, कोई आता था साहित्यकार उसके लिए, तो मैं खड़ी हो जाती थी और खड़ी होके नमस्कार करती थी। ये मेरे माता-पिता ने हमेशा सिखाया कि कभी नमस्ते ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करनी है। जी, तो मेरे बिल्कुल। पिता जी, ऐसे जी, थे कि मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई थी, नौकरी में भी आ गई थी। तो भी कभी जी। देखते थे मुझे तो कहते थे, "नमस्ते नहीं की?" तो मैंने कहा, "कर ली डैडी।" तो कहते कि, "बेटा हाथ नहीं जोड़े?" मैं कहा हाथ जी, जोड़ के नमस्ते करो। नमस्ते का मतलब हाथ जोड़ के। तो वही आदत थी। तो जब किसी को वो आते थे कार्यक्रम के लिए तो मैं खड़ी होके नमस्ते करती थी। तो मेरी वो साथी ने एक दिन कहा कि तू खड़ी क्यों हो जाती है? हाथ जोड़ के नमस्ते करें। हमने उनको प्रोग्राम दिया है, हमने उनको प्रोग्राम के लिए बुलाया है, ऑब्लाइज किया है, तो हमें क्या मतलब है खड़े होने का? वो आए हमें नमस्ते करें। मैंने कहा नहीं, 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 बात ये नहीं है, बात ये है कि वो साहित्यकार हैं, तो वो बड़े हैं हमसे और वो अपना समय निकाल कर आते हैं। हमारे प्रोग्राम उनके कारण चलते हैं, अच्छे चलते जी, हैं, जी, इसलिए जी, जी, उसका बिल्कुल। श्रेय हम लेते हैं। उनके ज्ञान का जी, श्रेय हम लेते हैं कि हम अच्छे जी, प्रोड्यूसर हैं। क्यों? कि हमने ठीक व्यक्ति का चयन जो कर लिया और सच बात ये है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में ठीक सही व्यक्ति का चयन कर लेते हैं, तो बस भूल जाइए कि आपका कार्यक्रम उसकी चिंता मत कीजिए वो सफल होगा कि असफल होगा, वो सफल बिल्कुल, ही होगा। अगर आपने बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। राउंड होल में स्क्वायर पेग फिट नहीं किया, कोशिश नहीं किया, आपने राउंड में राउंड को ही रखा है, तो फिर आप सफल ही रहेंगे। तो ये जी, आपकी बात को इतनी बिल्कुल आप सही। आदरणीय और कहती इसमें हैं। एक ईगो, अंदर एक ईगो नहीं आती है, जी, जी, जी। क्योंकि आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने, किसी ने कहा कि आप में मेरे बारे में कुछ लिखा कि अमृत बिसारिया को देखिए, शायद मंच पे ज्यादातर लोगों में सबसे बड़ी होंगी, लेकिन आज भी वो सबको आदरणीय कहती हैं। तो एक कितनी रेस्पेक्टफुल बात है कि आदरणीय आज भी कहती हैं, जबकि बहुत लोग मना करते हैं। मैंने कहा आदरणीय बस एक यही बात है जो मुझे अपील करती है कि मैं कुछ तो रेस्पेक्ट आपको दूं। तो इसलिए मैं बात वो दूसरी, कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्राउड फील करने लगते हैं कि अरे वाह, उन्होंने मुझे आदरणीय कहा तो इट मीन्स मैं बहुत कुछ, ऐसा भी होता है। सब अलग अलग अनुभव आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए माइंड सेट, हाँ आदरणीय, बहुत मजेदार सवाल, मुझे सवाल क्या, बातचीत टॉपिक है। माइंड सेट और नियत में क्या आपको कोई फर्क महसूस होता है? हाँ, माइंडसेट और नियति में अ, देखिए नियति या नियत पूछ रही हैं आप? नियत, 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 नियत। नियत, इनर हाँ, कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस। इनर कॉन्शियस। तो थोड़ा बहुत अंतर कुछ होते हुए भी मैं ये कहूँगी कि ये तो एक-दूसरे पर आश्रित होते ही हैं। ये एक-दूसरे से संबंधित ही होते हैं, क्योंकि माइंडसेट जो है और ये दोनों चीज़ें माइंडसेट और आपकी नियत, ये एक तीसरी चीज़ से बहुत रिलेटेड होती है, मैं समझती हूँ। वो है हमारी परिस्थितियाँ या देश-काल या वातावरण जिसे हम कहते हैं। क्योंकि जैसा वातावरण होता है, हमारा माइंडसेट, हमारा मंतव्य, हमारी नियत काफ़ी हद तक उसके ऊपर
ये गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी वातावरण का, हम कैसे माहौल में रहते हैं। पर हाँ, जी। ये मैं नहीं कहती हूँ कि अगर आपको वो अनुकूल नहीं लगता तो भी आप बगावत ना करें, उसमें ही ढल जाएँ, ये मैं नहीं कहती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आत्मशक्ति और साहस से आप उस स्थिति से को चुनौती के रूप में लेते हुए अपनी क्षमतानुसार उसके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, चेंज करना भी चाहिए। और चेंज कैसे करना चाहिए? जैसे मैं कहती हूँ कि तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, ज़िंदगानी बदलना चाहती हूँ। है ज़ख्मी पाँव लेकिन दौड़ना है, मैं गिरकर भी सँभलना चाहती हूँ। ये है माइंडसेट और जी। है ना? और ये है नियत जो हम बदलना चाहते हैं। तो माइंडसेट और नियत में बहुत संबंध होते हुए भी एक तीसरी बात है कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, फिर हमारे अंदर अपनी ताकत, आत्मशक्ति कितनी है कि हम उसके अगेंस्ट खड़े हों, खड़े होना चाहिए, हर व्यक्ति को खड़े होना चाहिए। लेकिन बगावत रोकने के लिए बागी बनना, ये लेसन मैं नहीं किसी को देना चाहती। बगावत का अपना रूप होना चाहिए। बागी होना और अपने तरीके से एक संयत और अनुशासित रूप में बागी होना, मैं उसकी पक्षधर हूँ। और इसी तरह से बहुत सही, बहुत सही। जी। हाँ, जी। जी, जी, हाँ। इसी तरह जो मन की स्थिति है उसमें अ, अब इसे आप क्या कहेंगे कि वो माइंडसेट है, हिम्मत भी है मेरे में, लेकिन जैसे मैंने एक जगह लिखा कि मैं चाहती हूँ ये जो मन की स्लेट है ना, ये बिल्कुल ही पुछ जाए। अतीत को भूलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये जो मन की स्लेट है ना, ये बिल्कुल ही पुछ जाए। किसी तरकीब से, कभी किसी तहरीर से, कभी तरकीब से, कभी तहरीर से, चाहती हूँ कि ये मन कोरे कागज सा हो जाए, एकदम सफेद। दूर-दूर तक न कोई याद, न कोई परछाई, न कोई निशान, न कोई परेशान। ज़िंदगी की हो अब एक नई शुरुआत। अब एक माइंडसेट की बात है। ज़िंदगी की हो अब एक नई शुरुआत, पर कमबख्त न जाने कहाँ से, न जाने किस तकनीक से आँख से टपका एक बूंद पानी फिर उकेर देता है सारे चित्र, वो राहजनी, वो मंज़र, वो खंजर। मैं घबराकर पलटती हूँ और बाहों में ले तुम्हारी तस्वीर को उसी में मुँह गड़ा देती हूँ। बहुत खूब आदरणीय। माइंड सेट और नियत, माइंड ये दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है आदरणीय। जी, माइंड सेट वो होता है कि जैसे हमने अपना माइंड बना लिया, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हमारे दिमाग में है वही सही है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, बिल्कुल, हरि मूरत तिम देखी तैसी। तो जी, जिसने जैसी नीयत बना ली और जैसे भाव कर लिए, उसी तरह से श्री राम को देखा। किसी ने कहा कि अरे क्या जरूरत थी पिता की आज्ञा मानने को, राजपाट छोड़ के चले जा रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, बहुत अच्छे बेटे हैं, लायक बेटे हैं कि पिता की बात मान रहे हैं। तो ये हमारा माइंडसेट होता है, जो गलत या सही दोनों हो सकता है। लेकिन नीयत जो हमारी होती है, जो इनर कॉन्शियस, वो गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो हमारे अंतर मन से जुड़ी होती है। और यदि कहते हैं ना कि यदि आपकी नीयत सही है तो आपका हर काम बहुत अच्छा होगा और आपको प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। तो नियत का सही होना बहुत जरूरी है। और माइंडसेट तो बनता बिगड़ता रहता है। अच्छा हो कि हम अच्छे माइंडसेट के बने। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब रहा। मजा आ रहा है, मंच के उस पार से काफी साहित्यकार जुड़ते आ रहे हैं सुनने के लिए, हम सभी को जानने के लिए। तो मैं एक बार फिर दुआ सलाम करती हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, फिर अपने मंच की तरफ आती हूँ। और ये प्रमिला अरोड़ा जी जुड़ी हुई हैं और लगातार अच्छे-अच्छे शब्दों से हम लोग का मन उत्साहित कर रही है। मंजू श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, आप दोनों
की अतुलनीय अद्भुत तुलना। बहुत खूब आदरणीय। बहुत सुंदर वार्तालाप आप अमृत जी लिख रही हैं। प्रमिला अरोड़ा जी लिख रही हैं, पर काया में प्रवेश। बहुत सटीक टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और मृदुला शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं और वाह 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 वाह, मार्मिक अभिव्यक्ति। प्रमिला अरोड़ा जी लिख रही हैं, ज्ञानवर्धक बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। शैल अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत सत्कार आपका शैल जी। और यूं ही हमारे मंच पे आप सभी बने रहिए और हम लोगों का हर्षोल्लास बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार मेरी ओर हाँ से भी सभी आदरणीय, मेरी प्रिय आदरणीय सखियों का, जो इतनी मेहरबान हैं कि अपना समय निकाल कर जुड़ रही हैं और हौसला भी बढ़ा रही हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय, आप अपने साहित्य में किसको प्राथमिकता देती हैं? प्रेम को, समाज को, या आत्मसंघर्ष को? ये तो आपने क्या सवाल किया, बहुत प्यारा सवाल है ये। मैं तो प्रेम की पुजारिन हूँ आदरणीय अमृत जी, ऊपर से नीचे तक। और प्रेम के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी पूंजी ही बस प्रेम ही प्रेम है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं दोनों हाथों जी से जी लुटाती भी हूँ उसको, और जितनी लुटाती हूँ वो 4 गुना होके मेरे पास फिर से आ जाता है। जी तो जी, क्योंकि उससे मैं भी नवाजी जाती हूँ। आपकी प्रेम की वर्षा मेरे ऊपर भी होती रहती है जी। जी, तो वो कहते हैं ना कि मैंने लिखा कि भई झोली है खाली, क्या दूँ नज़राना तुझे, एक अदद दिल है, वो भर-भर के आता है। तो वो प्रेम जो है, वो मैं भर-भर के मेरे पास आता है। हालाँकि आत्मसंघर्ष में भी और समाज में भी मैं ये कहूँगी, ये प्रेम ही एक ऐसी कुंजी है, जिससे हम सब कुछ, हर ताला खोल सकते हैं। देखिए, प्रेम ऐसी चीज़ है जो किसी भी स्थिति को अपनी ओर कर सकता है, नरम कर सकता है, आपके अनुकूल कर सकता है। और आज अगर जी हम ये कहें कि इतने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, वो भी बिल्कुल। अगर हम कहीं मंच पे ही अभी देखते हैं कि एक बच्चा डिप्रेशन में है, लेकिन उसको आस-पास इतना प्रेम मिला है कि वो अब कहाँ इतना बढ़िया गायक बना हुआ है। वो क्या है? सिर्फ़ प्रेम से, उसके प्रोत्साहन, प्रेम, और प्रेम मार्ग ही असल में सब कुछ है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भई ये जो प्रेम में विश्वास है मेरा, मैं कहती हूँ कि भई मानव है तो मन है तो भाव है, भाव है तो सुख है, दुःख है, और इन सब से निपटने के लिए प्रेम है। प्रेम है जो सुख-दुःख से निपटाता है हमें, और इसमें ही सब कुछ निहित है। और सच बात ये है, अमृत जी के प्रेम का उदात्त रूप ही ईश्वर है। वहीं से हमें बिल्कुल ईश्वर बिल्कुल। की प्राप्ति होती है, जब हम प्रेम में डूब जाते हैं। तो मैं तो प्रेम की ही पक्षधर हूँ, और कहीं से भी किसी को ना मैं दुखी करती, ना अनजाने में किसी को कर जाऊँ तो क्षमा कहती हूँ। लेकिन मैं ना कभी किसी को दुखी करती हूँ, और नहीं चाहती कि कोई दुखी हो रहा हो तो मैं देख नहीं पाती। मेरे में ये है, मैं उसके लिए कहीं ऐसा करती हूँ कि ढाल बन के खड़ी हो जाती हूँ, और बिना बात के भी अपना सिर उसमें घुसा देती हूँ। ऐसा है। जी तो जी, यही तो प्रेम है। यही तो प्रेम है। तो जी ऐसे कई जी बार, हाँ हाँ, जी। मेरे हस्बैंड कहा करते थे कि पंजाबी में कहते, "तू की लेना देना?" मैं कहती थी, अगर सब इंसान यही सोचने लगें कि मुझे क्या लेना-देना, मैं अपना परे आनंदित रहूँ, तो कोई बात नहीं बनती। हम एक-दूसरे से जुड़े हैं, तो जब तक हम हैं तो सब उस ईश्वर की औलाद, तो इसलिए इसमें आत्मसंघर्ष भी है, समाज भी है, लेकिन प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। ये मेरा मानना है। जी, जी जी, बिल्कुल आदरणीय, बिल्कुल सही कहा है आपने। हम मानव हैं और मानव में प्रेम भी है, मानव समाज के साथ भी है, और मानव में आत्म संघर्ष भी है। ये तीनों चीजें हर मानव में पाई जाती हैं, और हमारी कविता में या हमारी लेख में, हमारी लेखनी में इन तीनों का एग्ज़ैक्टली। समावेश होता है। जो जी, जी। सब
प्रेम से ही उपजता है, प्रेम से ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और प्रेम के द्वारा ये प्रवाहित होती हैं। तो हम सभी साहित्यकारों में ये गुण है कि हम प्रेम पे भी लिखते हैं, हम समाज पे भी लिखते हैं, हम आत्म संघर्ष पे भी लिखते हैं, क्योंकि हमारी लेखनी हर तरफ भाग करके बहुत सारी चीजों को समेट करके लिखना चाहती है, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं। जी। चलिए आदरणीय आगे बढ़ते हैं। एक दो पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ती हूँ आदरणीय। आप हम्म, हमें बताइएगा कि हम इसको किस वे में लें, इसको हम नियत में लें या माइंडसेट में लें। बबूल बोया है आम के लिए, बबूल बोया है आम के लिए, कांटे उगाए हैं दूसरों के काम के लिए। हम तो परमार्थी हैं, हम तो परमार्थी हैं, सेवा अर्थ सदा तत्पर हैं। आग मैंने ही लगाई है, पानी डालता हूँ आवाम के लिए, पानी डालता हूँ आवाम के लिए। ये कविता हमें क्या संदेश देती है, क्या कह रही है? ये देखिए हर एक का अपना भाव है, इसको कैसे लेता है कोई। पर जी मेरा ये कहना है कि बबूल बोना ही क्यों है भाई, क्यों जी, बोला है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाद में आपने पानी की बाल्टी लेकर आना है तो आग लगानी क्यों है भाई? लगाइए क्यों, बिल्कुल डबल क्यों वर्क क्यों। लगानी है? क्यों लगानी है? वही क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल कर लेते कि जहाँ कहीं आग लगेगी, वहीं अपने को सिकोड़िए, अपने को संयत कीजिए, अपने को अनुशासित बिल्कुल कीजिए कि कहीं मेरी बात से कोई आग तो नहीं लग जाएगी, जी कहीं जी मेरे जी कार्य से कहीं कोई तबाह तो नहीं हो जाएगा, किसी के घर में आप 2 सेंटेंस कोई ऐसे तो नहीं बोल आएँगे कि पीछे बिल्कुल उनके घर में बिल्कुल झगड़ा हो जाए। इन बातों का बहुत बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मैं बिल्कुल ये बिल्कुल समझती हूँ कि आप जहाँ जाएँ, जिन लोगों में जाएँ, खुशियाँ बिखेरें, बस आपका यही काम है। लेकिन पहले बोकर और फिर खुशियाँ बिखेरूँ मैं, बोऊँ कुछ और, बिल्कुल वो क मैं समझती हूँ ये एक विरोधाभास की स्थिति है हाँ, कि विरोधाभास और ये दिखावा है, ये हाँ, दिखावा है कि हाँ, आप हैं कुछ भी नहीं, हाँ, आप मानवता से बहुत दूर हैं, फिर भी बहुत आप दूर। कहते हैं परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अरे क्यों आग लगा रहे हो भाई? हाँ, क्यों बबूल बिल्कुल, बो रहे हो? यदि बोना है तो आम ही बो दो ना, और तभी तो नहीं भी कुछ बो सकते हो तो चुप रहो, बैठे रहो, आराम करो। बस बिल्कुल जी। तो ये ये यही बात, मानसिकता होती है ना, ये ऐसी मानसिकता मानसिकता ये भी हम लोगों होती को है। बहुत देखने को मिलती है। बात जी, ये जी है कि आदरणीय। आप जहाँ जाएँ, वहाँ खुशबू बिखेरें, बस और इसके अलावा बिल्कुल, कुछ नहीं, बिल्कुल। है ना? तो और मैंने एक जगह 2-3 लाइनें हैं मेरी, छोटी सुनाती हूँ, जी, मुझे पता है कि मैं ज़्यादा इंटरप्ट करती हूँ, पर उसमें नहीं, नहीं, भाव बोलिए, ये बोलिए। है कि मेरी तन्हाई मेरी कसक पे ना जा ऐ दोस्त, इसी टीस ने मेरी दुनिया को भरमाया है। मैं उठा लूँ दर्द जहाँ का अपने काँधों पर, एक दिया उल्फत का मैंने भी जलाया है। तो ये जो उल्फत का दिया है ना, ये जला के चलो, ये जलाए रखो। मत देखो कि कौन आ रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है, पर तुम जब तक इस दुनिया में हो, प्रेम के बिना, उल्फत के बिना न रहो, बस। तुम बिल्कुल, मुस्कुरा के अपना बिल्कुल, जो है बिल्कुल। अपने पे सहो और रहो, बस। वो ये कहते हैं ना कि प्रेम बाँटते चलो, प्रेम बाँटते चलो और जी, उसी से प्यार मिलेगा जो सारा जीवन सँवर जाता है। बिल्कुल सही कहा आदरणीय आपने। आजकल आदरणीय साहित्य में काफ़ी चेंजेज़ आ रहे हैं। जैसे जी। देखिए छंदबद्ध कविता या छंद मुक्त कविता, हुँ, हुँ। इसमें से आप किस किस भाव को या किस विधा को तवज्जो देना चाहेंगी? छंद मुक्त को या छंदबद्ध को? देखिए ये तो वैसे अपनी-अपनी पसंद है और मैं कविता के लिए ना मुझे एक जो अंग्रेज़ी की इसकी डेफ़िनिशन बहुत अच्छी लगती है कि पोएट्री इज़ द ओवरफ्लो ऑफ सेंटिमेंट्स। तो जब हमारे सेंटिमेंट्स अभिव्यक्ति अब वो रुक ही नहीं पाएगी और वास्तव में कविता का सृजन भी ऐसे ही होता है। वो कई दिन आपके बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। में अटकी रहती है, वो घूमती रहती है। आप कभी समय का बहाना लेते हैं, कभी एकांत का बहाना लेते हैं, नहीं लिख नहीं पा रही हूँ ये। नहीं, असल में आप अभी बॉटल अप नहीं हुए होते, आपके सेंटिमेंट्स और जब वो हो जाते हैं, तो आप 10 जनों के बैठे हुए भी बीच में ना एक हल्का-सा बिल्कुल, कहीं से कागज़ का टुकड़ा पकड़ के तो आप उस पे घसीट देते हैं क्योंकि आप रह नहीं पाते। तो मैं समझती हूँ कि उस समय जैसा जो निकलता है,
वो उसी रूप में निकलता बिल्कुल। है। तो उसकी ठोकना और पीटना उसको कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी छंद मुक्त जो है, वो तो चलती ही है, मैंने आपको कई सुनाई हैं, वो छंद मुक्ति हैं कविताएँ। पर कई बार जो छंद बद्ध कविता होती है, उसमें थोड़ा-सा अभ्यास की आवश्यकता होती है, थोड़ा-सा सीखने की भी ज़रूरत होती है और कई बार ये भी होता है कि आप वैसे भी व्यवहार में आप कोशिश करते हैं थोड़ा-सा, तो वो मिलाते चलते हैं। जैसे हम कहते हो कि हल्की-हल्की सी ये जो बारिश है, भीगी-भीगी सी किसकी ख्वाहिश है। ये जो बादल में है आसमानों में, ये मेरे सब्र की पैमाइश है। नाम वाह, लेते वाह, ही वाह! दिल धड़कता है, नाम लेते ही दिल धड़कता है, दर्द की कितनी आज़माइश है। तो इस तरह से चले तो ये छंदबद्ध भी है, लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ये तो कहूँगी कि सबकी अपनी वो है जी, आप अपना अपनी अपना अपनी छंद पसंद है है कि कौन छंद है किस और किस तरफ कोई जाना चाह रहा है। और कोई किसमें कितना रवाँ हो गया है, तो फिर बिल्कुल, वो एक बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, लेखनी बिल्कुल। को भी आदत सी बन जाती है उसी तरह चलने की। जी, जी, जी। और मुझे भी लगता है कि छंद मुक्त कविताओं में कवि सब कुछ जो मन में सोचता है, जो चाहता है वो लिख देता है। और छंदबद्ध करने में उसका जो फ्लो है, थिंकिंग फ्लो है, वो कहीं-कहीं थोड़ा रुकता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो लिखना चाहते हैं सोच करके वो छंदबद्ध करने में वो मुड़ जाता है। जी, उसका जी। रास्ता कुछ अलग साइड में चला जाता है। तो ठीक है, दोनों सही है। जो भी जैसे लिख सके अपने मन के भाव व्यक्त कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय कि सबके अपने-अपने विचार, अपनी-अपनी चेष्टा और अपनी-अपनी आदतें हैं। बिल्कुल सही। और आदरणीय मैं सोच रही थी कि आप एक कोई बहुत प्यारी-सी एक छोटी-सी कविता सुना देती, तो फिर हम और आगे बढ़ते। क्या वैसे तो आपकी कविता मुझे लग सुनने रहा के है कि पहले हाँ, जी, जी। जी हाँ, कहिए क्या कह रही हैं आप? मुझे पहले लग रहा था कि मैं यूँ भी बहुत इंटरप्ट कर रही हूँ अपने क आपके कार्यक्रम को, पर वास्तव में मैं अपनी बात को चस्पा करती हूँ कविता से कि उसको मैं जी, जी। स्थापित करती हूँ कि देखिए ये इसलिए कविताएँ सुनाई हैं। जी, आप कुछ कह नहीं, रही नहीं थी जी, तो मैं अच्छा किया कविता सुन आपने। जी, वो होता है ना कभी-कभी लगता है कि हम शायद कविता के माध्यम से अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरह से कह पा रहे हैं, ऐसा भी लगता है। उसमें पिरो करके हम अर्पित करते हैं तो लगता है कि पब्लिक भी या सुनने वाले भी ज्यादा समझ पाएंगे और हमारे मंच के उस पार से काफी साहित्यकार जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत वंदन। मार्मिक अभिव्यक्ति प्रमिला अरोड़ा जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक बातें लिख रही हैं और अति सुंदर भावपूर्ण सार्थक वार्तालाप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपको। आप दोनों के व्यक्तित्व ने इस वार्तालाप को बहुत विशेष बना दिया। बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से बहुत सभी आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं और हर्षोल्लास हम सभी का बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब हम आदरणीय रश्मि खुराना जी के मुखार बिंद से कुछ पंक्तियां कविता की सुनेंगे। जी। तो एक कविता पसंद तो यूँ मुझे सभी हैं, अपने बच्चे हैं कविताएँ सारी लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि अ, विरह जो है प्रेम में विरह है, मुझे अधिक पसंद है। वो भाग्य में भी आ जी, जाता है फिर जो आपको पसंद हो। तो एक जी, टीस है एक टीस है मेरे अंदर तो अ, वो रहती भी है जब तक हम भारतीय हैं तो। तो है इस बार रोज़ पूछता है ज़माना रोज़ पूछता है ज़माना, इस बार इंडिया किसके लिए है जाना? रोज़ पूछता है ज़माना, इस बार इंडिया किसके लिए है जाना? बच्चे कह उठते हैं, हम तो यहाँ हैं माँ, वहाँ क्या है अब तुम्हारा? मेरे शब्द उनकी आँखों से टकरा कर अपनी आवाज़ खो देते हैं। सब अंदर ही अंदर पिघलने लगता है। वो घर वो घर वहाँ खज़ाना है मेरी यादों का, एक-एक ईंट की अपनी कहानी है। मेरे छोटे-छोटे बच्चों का रुनझुन छम-छम है। उनके छोटे-छोटे स्टूल कुर्सियों के उत्सव हैं। हमारी तकरार है, मनुहार है, ख्वाब अभी बहुत से शेष हैं, चाहे हैं छोटे-छोटे। इस बार घर को बाहर से रंग करवाने की बारी है, पर नहीं, सबसे पहला काम है तुम्हारी नेम प्लेट।
कुछ धुंधला सा गया है उस पर तुम्हारा नाम। इस बार हर रोज आंचल से पोंछ कर रखूंगी। वाह वाह वाह! बहुत सुंदर आदरणीय। बिल्कुल, मन के कुछ भाव है जो चाहते हैं, ये तो ठीक है, बच्चे हैं वहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन हमारे भाव, हमारे मन की इच्छाएं जो चाहती हैं कभी-कभी वो भी हमें पूरा करना चाहिए। और फिर अपना देश तो देश ही है आदरणीय, हम चाहे कहीं भी रहें। भारत देश हम मतलब उसी ने तो हमें नाम दिया है, उसी ने तो सम्मान दिया है, अब वो देश हमारा है। बहुत सुंदर। आदरणीय, आपने आदरणीय शब्बीर भट्ट जी की पंक्तियां कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझता। मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। यह आपको प्रभावित करती है। कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में हमें भी बताइए आदरणीय। देखिए, ये जीवन बड़ा अद्भुत है। आप समझते हैं, जीवन तो अद्भुत ही है और हर पल प्रतिपल ये देता है एक नया ही फल हमें। जी हर जी पल जी प्रतिपल हमें देता है नया ही फल, जिसमें कुछ तेरा है और ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है ना मेरा है। छोटा सा ये जीवन है और अरमां है बहुत सारे। मेरा जवाब ये है, छोटा सा ये जीवन है और अरमां है बहुत सारे, लेकिन तेरी ही करामत से पिघलते हैं दर्द सारे। ये ईश्वर को कहती वाह हूँ। जब तक उसकी नहीं नजर सवल्ली होगी तो क्या होगा। तेरी ही करामत से पिघलते हैं दर्द सारे, अपने को भूल जाऊं, लूं दुनिया के दर्द सारे। अपने को भूल बिल्कुल जाऊं और लूं दुनिया के दर्द सारे। ये मेरे विचार हैं। और एक और इसके साथ मैं छोटी सी अपनी बात ऐड करूंगी, जो जी मेरी जी जिंदगी का निचोड़ ये कहिए आप। तुझे पलकों पे बिठाया है जिंदगी, तुझे पलकों पे बिठाया है जिंदगी, तुझे दुल्हन सी सजाया मैंने, तेरी झोली भरी ख्वाबों से मैंने, तूने वो ख्वाब मेरी आंखों में ही लड़का दिए ए जिंदगी, तूने वो ख्वाब मेरी ही आंखों में लड़का दिए ए जिंदगी। फिर भी ऐसा क्यों है ए जिंदगी कि मेरे आंचल के सारे शूल फूल बन के खिलते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि मेरे आंचल के सारे शूल फूल बन के खिलते हैं। इकरार, दुलार, मनुहार मेरे दिल को छू निकलते हैं। ये संस्कार है या विश्वास, या पल्ला न छोड़ती आस, या तेरा ही दूजा नाम है ए जिंदगी। प्यार, प्यार, बस प्यार। आ प्यार, तुझे गले लगा लूं एक बार। आ प्यार, तुझे गले लगा लूं एक बार और फिर से संदली हो जाऊं। धन्यवाद। वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्यार, प्यार, बस प्यार ही है, जो आप प्रवाहित करती रहती हैं हर तरफ। और ये शब्बीर जी की पंक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देती हैं, मजबूत बनाती हैं। और ये तो सच है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या पता किस्मत की लकीरें कब बदलती जाती हैं। इसलिए अपना काम करते रहो, प्यार करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और इसी प्यार के रस में सराबोर होते हुए समय का हमें ध्यान नहीं रहा। और हमारे सभी विशिष्ट साहित्यकार हमसे अभी तक जुड़े हुए हैं। शैल अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप अंत तक हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन। और घड़ी की टिक टिक भी कुछ कह रही है, तो फिर आगे बढ़ते समाप्ति में हुए चलते हैं। जी। आज के हमारे आज के हमारे आमंत्रित आदरणीय रश्मि खुराना जी, जो समाज और संस्कृति की जीवन दर्पण है। आपके व्यक्तित्व और कृतित्व में साहित्य की गहराई और संवेदनशीलता झलकती है। साहित्य और व्यक्तित्व दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब है। आपने बिल्कुल सही कहा था आदरणीय। व्यक्ति को संवेदनशील, जागरूक और गहन दृष्टि देते हैं, और वही व्यक्ति की आवाज साहित्य को जीवंत बनाती है। आप केवल शब्दों को स्वरूप नहीं देती हैं, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि प्रदान करती हैं। दृढ़ता और संवेदनशीलता का संतुलन ही सृजन को ऊंचाई प्रदान करता है, जो आप में मौजूद है। आज विचार वाटिका की साहित्यिक परिचर्चा में यह वार्ता अनेक अनुभवों, भावों और विचारों से
समृद्ध हुई है। आज की वार्ता न केवल साहित्य की धारा को ही समझाती है, बल्कि व्यक्तित्व, समाज, प्रकृति, मीडिया, यात्रा, मानसिक स्वास्थ्य, कला के विविध पक्षों को एक दूसरे के सूत्र में पिरोती है। साहित्य वस्तुतः मनुष्य के भीतर वह अमृत धारा है, जो उसके अनुभवों को शब्दों में और भाव को अभिव्यक्ति में बदलती है। इसी कारण व्यक्ति और साहित्य साथ साथ चलते हैं, और दोनों एक दूसरे में समाहित है, और दोनों एक दूसरे को आकार देते हैं। लेखकों का पोषक गरिमा अपनी संवेदनशीलता और अपनी गहनता को बनाए हुए है। भ्रमण, प्रकृति, साहित्यिक साधना और स्थिरता आत्मबल देती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। आपके मार्गदर्शन से यह मंच विचारों की समृद्ध दिशा में अग्रसर हुआ है। आगे हम फिर मिलते हैं, ऐसे ही किसी नए विचारधारा के साथ, ऐसे ही किसी नए शख्स के साथ, इसी बड़े साहित्यकार से मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मंच से जुड़े रहने के लिए, हम लोगों को उत्साहित करने के लिए, और आदरणीय रश्मि खुराना जी को धन्यवाद कि अपने अमूल्य समय से समय निकाल कर आप आई। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने विचारों से साहित्यिक क्षेत्र को धन्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुड आभार, नाइट, शुभ रात्रि, बहुत शुभ रात्रि। बहुत थैंक आभार, यू आप लोग। बहुत-बहुत आभार इस समय के लिए और इस अवसर को प्रदान करने के लिए, आप सबका जुड़े रहने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी मंच पर, फिर मिलेंगे इसी मंच पर।